हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का PWIIT CSNet यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना, गुड मॉर्निंग, जो भी जब भी आप देख रहे हो, ठीक है। सो ये हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ना। जैम 2026 पास है, ठीक है, और हाई वेटेज टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली तो मैं आपको क्लियरली बात बता दूं, जो आपने प्लानिंग कर रखी है कि मैं इस अपनी तैयारी को ऐसे ऐसे अगले महीने में लेकर जाने वाला हूं, वैसे ही बेटा आपको लेकर जाना है। बट इन टॉपिक्स पे, जब इन टॉपिक्स के सामने से आप गुजरो, जो जो आप टॉपिक्स की अपन बात करेंगे, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंटिव रहना है, या फिर उसके नोट्स थोड़े से ध्यान से और पढ़ने हैं, ठीक है। और हालांकि ये वही चीजें हैं जो आपने तैयारी के दौरान आपको ऑलरेडी पता लगी गई है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस भी आपने तैयारी को, जैसे भी अब फेज में हो, जैसे भी अब आप आगे लेकर जाने वाले हो कि भाई मैं इस दिन ये पढ़ूंगा, उस दिन वो पढ़ूंगा, वैसे ही पढ़ना, ठीक है। अपने प्लान को चेंज मत करना। बस ये ध्यान रखना कि इन टॉपिक्स को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं लिख कर लाया हूं, ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोटा मोटी आपको, अब सर आप कहोगे सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पूरा पूरा ही हो गया, है ना। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या खास है क्या नहीं है। बट अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग पेपर आपको देखना है, मतलब अगर मान लो 50 to 60% ना इन्हीं से ही आपको दिख जाएगा। 50 क्या मतलब 70% आपको इन्हीं टॉपिक से दिखेगा, खासकर कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेट्रिक, केमिकल बॉन्डिंग और बायो इनऑर्गेनिक, ये 4 टॉपिक मेन है। इसके बाद अगर कोई है तो वो मेन ग्रुप अपन रखेंगे। सर मेन ग्रुप को बायो इनऑर्गेनिक से पहले क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखो, एक होता है हाई वेटेज और एक होता है कि यार बायो इनऑर्गेनिक से मैं क्या निकाल सकता हूं। बायो इनऑर्गेनिक से जब जब जैम में क्वेश्चन आया है, जब जब जैम में क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आपको हमेशा आपका समय बचा कर गया है, ठीक है, और हमेशा वो आपसे क्वेश्चन हुआ ही हुआ है। हालांकि मेन ग्रुप के भी हुए हैं, मेन ग्रुप के भी जैम में मुश्किल नहीं आते हैं, बट मेन ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा आपको उसमें लेक्चर होंगे। बायो इनऑर्गेनिक छोटा है, तो पहली प्रायोरिटी आप बायो इनऑर्गेनिक के टॉपिक को रिवाइज करने के लिए दे देना। उसके बाद मेन ग्रुप में भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा कि ये टॉपिक्स तो आप देखकर चले जाना, फिर आपका काम हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मो, इक्विलिब्रियम तीनों ही, फेज, केमिकल और आयनिक, तीनों से एक एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से भी आपको और फेज इक्विलिब्रियम, तीनों से एक एक क्वेश्चन दिख सकता है, किसी से 2 दिख जाएंगे, बट अपन 3 क्वेश्चन, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन दिखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री दोनों ही एक तरीके से अपन कह सकते हैं। काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि यार ये आपको पहले से भी आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है 11th 12th में भी। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं ना, तो ऑर्गेनिक में सच्चाई ये है कि पूरी ऑर्गेनिक ही एकदम कनेक्टिविटी है, ठीक है, ये है। इसके बाद ना अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अगर हम बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग से हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा होता नहीं है, ठीक है, जैम में फिजिकल स्पेक्ट्रा का एक क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी आता, तो इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के चांसेस पूरे पूरे रहते ही रहते हैं। तो अभी मैं वो भी बात करूंगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं पीरियोडिसिटी के बारे में बता दूं। पीरियोडिसिटी में इनमें से आपको देखने के ज्यादा चांसेस है। साइज हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जब इनको पढ़ो तो इनको थोड़े से ध्यान में रखना। केमिकल बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर, मतलब आपके पास ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। और एमओटी से भी क्वेश्चन दिखता है। एमओटी में आप एकदम जब पढ़ने जाओ तो एकदम टेंशन मत लेना, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार नोट्स को गो थ्रू अच्छे से करते जाओ, ठीक है, आपकी बात बन जाएगी। आइसोमेरिज्म, अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें, देखो आइसोमेरिज्म का चाहे यहां पर क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अपना ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री में आ जाए, वहां से इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सीएफटी में बेसिक से, सीएफटी का ना, ये आजकल सीएफएससी से रिलेटेड बातें ज्यादा चल रही है। सीएफएससी कुछ भी पूछ सकता है, देखो सीएफएससी पूछ लेगा आपसे, इसका ऑर्डर पूछ लेगा, सिंपल से सिंपल रखना चाहेगा, ठीक है, ये पूछ लेगा, या फिर इसकी एप्लीकेशन अगर ज्यादा जाएगा तो वो स्पाइनल्स की तरफ जाएगा। स्पाइनल्स में अभी तक वो गया नहीं, ठीक है। पर इन तीनों में से, माइक्रोस्टेट्स, कलर थ्योरी, इन तीनों में से एक क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस है। हां बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पेपर बना तो वो नहीं आएगा, ठीक है। पूरी वीडियो जरूर देखना, आखिरी में भी कुछ सलाह जरूर रहेगी, ये बात जरूर ध्यान रखना।
इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। माइक्रोस्टेट्स अगर आ गया तो बल्ले बल्ले है, आसान होगा, फिर वो सबके लिए आसान होगा, ठीक है। फिर उसको गलत नहीं करना है किसी भी एंगल से। टर्म सिंबल भी आसान रहेगा, कलर थ्योरी भी लगभग, देखो मैंने आपको पढ़ा है, आपने मुझसे पढ़ा है, तो आपको पता है वो वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है ना। और अभी हमने कोऑर्डिनेशन का अपना पूरा वो भी किया है ना, रिवीजन भी किया है, तो उसमें कलर थ्योरी का एकदम एक से एक क्वेश्चन हमने वहां पर देखे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन ना, जैसे B2 का पूछ लिया था अभी, है ना, MOT डाल दी थी, MOT में B2 डाल दिया, B2 के अनपेड इलेक्ट्रॉन डाल दिया और उसके हिसाब से पूछ लिया। तो इसीलिए मैग्नेटिक मूवमेंट तो आप मान के चलो चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार आपसे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाला भी बात पूछ लेता है, तो इतनी बड़ी है नहीं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। OMC में 18 इलेक्ट्रॉन रूल भैया इंपॉर्टेंट है, मेटल कार्बोनिल्स और जीजे सॉल्ट मेटल कार्बिन्स, ठीक है। या फिर मेरे प्रेडिक्टेबल तो इन दोनों में से भी दिख सकता है आपको क्वेश्चन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन इसलिए लिख दिया कि यार थोड़ा हो सकता है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन सबको ध्यान में है, सबके दिमाग में है, सबसे इजीएस्ट तरीके से वो जा रहा है ना, मतलब समझ रहे यार। ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन आपने सबने पढ़ा हुआ है, बट बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन आप थोड़ा सा मिस कर जाते हो, क्योंकि एक तो एंड में लिखा हुआ है, तो इसको एक बार, है ना, ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि आप पता दिख जाए, तो यार थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। मेन ग्रुप में आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। एक बोरेंस, एक बोराजिन, बोराजिन की रिएक्शन, इसके आइसोमर्स, इसके कैसे ये रिएक्ट करता है ना, इसकी सिंथेसिस, ये सब देख लेना। सिलिकेट्स, सिलिकेट्स एक टाइम पे गेट में बार बार भी आया था, ठीक है। सिलिकेट्स हो गया और ऑक्सो एसिड्स हो गया। मतलब अगर आपको किसी को लग रहा है ना कि मेन ग्रुप में यार मैं छोड़ दूंगा चैप्टर, तो छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो पहले ये सुन लो, ये जिन्होंने 4-4 बार 5-5 बार रिवीजन कर रखा है ना, उनको ये नहीं, उनको तो सब कुछ पढ़ना है भैया, उनको तो एक एक कोना पढ़ना है, ठीक है। अब ये वीडियो फायदा तब कर सकती है यार किसी को कम टाइम में सबसे ज्यादा चीजें क्या करनी है, तो उनके लिए है कि भैया ये टॉपिक आप मत छोड़ना। किसी ने भाई मान लो अभी मेन ग्रुप का शुरू भी नहीं किया है, तो भैया आप सीधा बोरेंस और ये सब आप पढ़ने लगो। हालांकि यही है पूरा है ही, चैप्टर ही यही है, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लेना, इसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। इसके ये कंप्लीट ही पढ़ लेना, ठीक है, कंप्लीट पढ़ लेना। और कंप्लीट के साथ साथ जिंक, आयरन और कॉपर, इन तीनों से रिलेटेड जो भी चीजें दिख रही हो, उस पे दूरबीन, अपनी चश्मा एकदम, बैटरी एकदम सेट करके देखना। ये तीनों चीजों को ध्यान से देखना, ठीक है। फिर बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। पहली चीज जैसे आपने पढ़ी है, जैसे आपको क्लास में बताई गई है, उस पे पूरा तवज्जो देते हुए पढ़ना है, ठीक है। और ये अपन डिस्कस करके ही लाए हैं, ठीक है। जैसे काइनेटिक्स हो गया, 2 क्वेश्चन आपको देखने को चांसेस होता है। अरेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन देखने के चांसेस ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक क्वेश्चन देखने का चांसेस है, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में आपका FCC हो गया, BCC हो गया, या फिर लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, और लगभग आपको NET में दिखेगा। क्वांटम केमिस्ट्री में एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड पार्ट जो आपका पीरियोडिसिटी में भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे रेडियल नोड, एंगुलर नोड, है ना, बट क्वांटम केमिस्ट्री में ज्यादा रहता है, तो उसको ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन आपका ऑपरेटर आ सकता है। पार्टिकल इन 1D बॉक्स में डीजनरेसी वाली बातें आ सकती है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम से भैया एक के क्वेश्चन आपका आने के चांसेस हैं, फेज, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो ये बड़े चैप्टर हैं, पर आपको पढ़कर जरूर जाने हैं। तो फिजिक्स ये मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपको ये पहले ही थोड़ा सा आइडिया दे दिया है ना, कि ये आपका पूरा वो रहने वाला है चैप्टर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका नस्ट इक्वेशन से देखते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट से और कोर्चोस लॉ से भी, और उसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के फॉर्मूले आपके आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया और मैक्सवेल रिलेशन, वो भी लिखा है, हाँ लिखा है मैक्सवेल रिलेशन, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंट्रोपी चेंज के भी फॉर्मूले थोड़े से देख के चले जाना, कैसे कैसे होते हैं, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो नीचे चैप्टर लिखे हैं मैंने, लिक्विड, फोटोकेमिस्ट्री, फिजिकल स्पेक्ट्रा, 2 बार लिख दिया गया ये। इन चैप्टर में आपका ये एक क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आने की यहां पर चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। गैसेस स्टेट में देखो, शुरुआत में हम ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब हम पढ़ते हैं, ये सब हमारे दिमाग में भी छप जाता है, पर एंड तक पहुंचते पहुंचते हम थोड़ा वो हो जाते हैं कि यार अरे हो गया भैया, चैप्टर पूरा हो गया, है ना। तो इसलिए एक बार KTG, है ना, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वाली एक बातों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये तो आगे तो तब पहुंचोगे जब ये चीजें पढ़कर जाओगे, ठीक है।
देन भैया ऑर्गेनिक की बातें सिंपल है। ऑर्गेनिक में स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया लगा सकते हैं यार हम, है ना, कि आरएस कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, और एक स्पेसिफिक रोटेशन से न्यूमेरिकल में भी वो तंग कर देता है, खासकर एनएटी में। जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एनएटी में या तो इधर से मिलेगा या फिर इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा या फिर इधर से मिलेगा, इन दोनों में से कहीं एक जगह से मिलेगा। अब इनमें आपका यार वही बात है ना, रिएक्शन, जैसे हम नेम रिएक्शन में अगर हम बात करें, एक तो आपका यही एल्डोल हो गया, ठीक है, एल्डोल, कैनिजारो, ठीक है, और आपकी एक फेवरेस की रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेस की रिएक्शन, ठीक है, और अपना कार्बोकेटाइन में ये पिनाकोलोन वाला देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, पिनाकोलोन, ठीक है। एक कार्बिन्स में जैसे हो गया साइमन स्मिथ रिएक्शन, है ना, और कार्बिन्स की जो अलग अलग रिएक्शन है इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाई गई है, वो भी कार्बिन से भी क्वेश्चन कई बार हट के चला जाता है, तो कार्बिन से भी पूछने लग जाता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके वही जो चीजें आपको बेसिकली ऑर्गेनिक में सच्चाई आपको भी पता है कि सीक्वेंस वाइज है। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या सलाह दूंगा, ये जो चैप्टर है ना बेटा, आखिरी समय में सिर्फ और सिर्फ इसके नोट्स ही कर लो। हो गए क्वेश्चन, हो गई सारी चीजें, क्वेश्चन के लिए जो यूट्यूब पे चल रहा है वो देख लेना, इसके नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। जैसे होता है ना कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कई क्वेश्चन लगाएं, ठीक है, वो चलो प्रैक्टिस हो रही है, बट आप इनमें ना आप क्वेश्चन जो आपके नोट्स है ना, उसी को ही एक तरीके से क्वेश्चन की तरह समझ के पढ़ते रहो। जितना ऑर्गेनिक में पेन चलाओगे उतना आपका काम बनेगा। बस आपके साथ साथ इनके पीवाईक्यू आपके डन होने चाहिए, ठीक है। पेरिसाइक्लिक में डील-ज़ेल्डर रिएक्शन ध्यान रखना, मैंने लिखा होगा डील-ज़ेल्डर रिएक्शन, हाँ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन, साइक्लो एडिशन, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में नंबर ऑफ सिग्नल, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज कंपैरिजन, और इसमें आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का रेंज आपको पता होना चाहिए कहां पर। और यूवी में एक ट्रांजिशन का ऑर्डर पूछ लेता है कि भाई कहां से कहां हो रही है ट्रांजिशन, है ना, वो ऑर्डर बता दो, n टू सिग्मा स्टार है, सिग्मा से सिग्मा स्टार है वो, और खासकर यूवी में लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन होती है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और जो आपने पीवाईक्यूज पढ़े हैं या जो पीवाईक्यूज आपने किए हैं, उनके आसपास के टॉपिक आपके हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये बस इसलिए दिखा रहा हूं, एक तो डरने की जरूरत नहीं है, अरे यार सर ने यार ये स्पेसिफिक रोटेशन वाला दिखा दिया, ये तो मैं भूला पड़ा हूं, चल मेरे को आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो आप एग्जाम के पहले दिन में भी कोई भी टॉपिक सुनोगे ना, आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्साइटेड फील करोगे, तो आपको लगेगा कि यार हल्का मेरे को आता है या नहीं आता। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, वो चीज आपको ऑलरेडी आती है, जस्ट गो थ्रू कर लो एक बारी, है ना, जस्ट गो थ्रू कर लो। और जो भी आपके अभी सेशन चल रहे हैं यूट्यूब पे, उनको ध्यान से पढ़ो, और रिस्पेक्टिव जो भी लेक्चर आपने जिस भी टीचर से लिया है, ठीक है, उनकी बताई हुई बातों को एकदम ध्यान से रखना। अगर मैंने बायो इनऑर्गेनिक में आपको कोई बातें बताई है, जैसे मैंने आपको कहा है भाई जिंक, कॉपर, आयरन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके आसपास चीजें आएगी। मैंने आपको बताया है कि बायो इनऑर्गेनिक में एक एक कोना इंपॉर्टेंट है ना, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक की बातें ध्यान रखनी है ना। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में कहा है कि यार ये चैप्टर पूरा लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो इसको रिवाइज ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने पे ध्यान दो। तो इसी तरीके की जो बातें आपके दिमाग में पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बताइए, उसको प्लीज फॉलो करना, ठीक है। ये चैप्टर वाइज जो भी बातें हैं, है ना, जो भी टीचर आपको जो चैप्टर पढ़ाते हैं उनके साथ डिस्कस करके ही यहां पर लिखी है। तो आप आराम से अपनी तैयारी करते रहो जैसे कर रहे हो। सबसे मेन चीज जो यहां पर नहीं लिखा, सबसे हाई वेटेज और सबसे जो ज्यादा जरूरी है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। सबसे ऊपर आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सेल्फ बिलीव रहना चाहिए। अगर आपको खुद पे यकीन है तो आप वाकई में ही थोड़ा काम और कंपोज रहोगे वहां पर, और आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा बिलीव रखना, अपनी की हुई मेहनत पर बिलीव रखना। आप जो चाहते हो वो आपको जरूर 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 मिलेगा, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसको उसी तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और दिल से बहुत बहुत दुआ है कि आपका पेपर बढ़िया जाए। पेपर है और पेपर की तरह लो, और अभी इस तैयारी के आखिरी कुछ जो हमारे पास तैयारी के दिन है उसको हम मैक्सिमाइज करें, यूटिलाइज करें अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।